हेलो एस्पिरेंट, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान तंत्र में स्वागत है। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और मैं आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पढ़ाने में हेल्प करती हूँ। आज हम 2019 का चाइल्ड डेवलपमेंट का पेपर 2 का सेक्शन देखेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने आपके जनवरी की और आपके अगस्त की पेपर ऑलरेडी सॉल्व करा चुका है, तो प्लीज उसको जाके देखिएगा और कोई भी दिक्कत हुई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक फाइनल से रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को लेके आ पाऊँ। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं और हम क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जूम कर देती तो आपको और क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट इट इज इम्पोर्टेंट। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है कि दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, सबके डेवलपमेंट रेट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उसके बारे में पूछ रहा है। स्टेटमेंट में देखिए, टू लुक एट द इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट इंडिविजुअल, मतलब कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, दैट इट लुक्स ऑन द इन्वायरमेंटल फैक्टर, या टू कंसिडर मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी, मतलब कि हेरिडिटिकल फैक्टर पे इन्फ्लुएंस होता है, या टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेंट कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज एनवायरमेंट फैक्टर्स एंड देयर इंटरप्ले, मतलब कि आपके हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस डाल रहा है आपके इस रोल में। लास्ट ऑप्शन देखिए, टू लुक एट द इनहेरिटेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट गिव ईच पर्सन अ स्पेशल स्टार्ट इन लाइफ। इनहेरिटेंट मतलब जेनेटिकल फैक्टर पे हम ध्यान देते हैं जो पर्सन की लाइफ को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। तो बेटा ये देखिए कि हर बार मैंने आप लोग को यही चीज पढ़ाई कि डेवलपमेंट में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेवलपमेंट रेट में जैसे कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट अगर हम बात करें तो ये ऐसे फैक्टर है जो हर एक के डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस डालती है। तो राइट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, विकास की सटीक गति एवं प्रगति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो बेटा ऑर्डरली होता है हमारा डेवलपमेंट, एक ऑर्डर में एक सीक्वेंस में फॉलो होता है, और डेवलपमेंट जो हमारा होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली क्या होता है, टेक प्लेस होता है। लेकिन थर्ड ऑप्शन देखिए, एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा एग्जैक्टली हमारा डेवलपमेंट कैसा होगा वो पहले से डिसाइड हो जाता है। तो ये बात कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि ये चीज अनप्रेडिक्टेबल है और मल्टी डायमेंशनल है, आप चीजों को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवरल रिसर्च स्टडीज शो दैट टीचर हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्शन विद बॉयज देन गर्ल, मतलब कि जो टीचर होता है वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन किससे करता है, लड़कों से करता है रेदर देन गर्ल। व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। ऑप्शन देखिए, बॉय नीड मोर अटेंशन देन गर्ल, बॉय को ज्यादा अटेंशन चाहिए गर्ल से, या देयर इज एन एग्जांपल ऑफ जेंडर बायसनेस, जेंडर बायसनेस का एग्जांपल है ये, या बॉयज आर इजियर टू मैनेज, बॉयज को इजी मैनेज कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू गर्ल, या बॉयज हैव मच मोर एकेडमिक कैपेबिलिटीज, मतलब लड़कों के अंदर एकेडमिक कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी होती है रेदर देन गर्ल। तो ये चीज है बेटा, अगर आप लड़कों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो लड़कियों पे नहीं ध्यान दे रहे हो तो ये कहीं ना कहीं जेंडर बायसनेस शो करती है कि आप कहीं कहीं पक्षपात कर रहे हो लड़कियों के साथ, लड़कों पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो राइट आंसर विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is the central to the concept of progressive education? प्रगतिशील शिक्षा से आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात करता है। ऑप्शन देखिए, बिलीव इन द कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास रखना, या स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस एंड असेसमेंट, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन,
या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर, मतलब बच्चों को बाहरी जो प्रेरणा मिलती है, बाहरी चीजों पे ध्यान देना, और यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर, या टेक्स्ट बुक सेंटर्स लर्निंग। अब जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि बच्चा क्या होता है, बच्चा को आपको बीच में रखना है और बाकी सारी चीजें बाद में चलेंगी। बच्चा क्या है, यहाँ पे भगवान है, ठीक। बच्चे को ध्यान में रख के ही चीजें हमें क्या करना है, आपकी बनानी है, आपकी फ्रेम करनी है। तो यहाँ पे ये आप बिलीव करते हो कि जो बच्चे का चाइल्ड और उसकी कैपेबिलिटीज पे बिलीव करते हो, बच्चे के अंदर सीखने की वो चाह, वो इच्छा कहीं ना कहीं मौजूद है, आपको उसको क्या करना, जगाना है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होगा, बिलीव इन द कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। तो राइट आंसर विल बी 1। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इंस्ट्रक्शनल एडेप्टेशन शुड द टीचर मेक व्हाइल वर्किंग विद द स्टूडेंट हु आर विजुअली चैलेंज्ड, मतलब ऐसे बच्चे जिनको दिखता नहीं है सही तरीके से, तो ऐसे बच्चों के साथ टीचर को किस तरीके से रहना चाहिए। सबसे पहले देखिए, यूज अ वैरायटी ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा विजुअल प्रेजेंटेशन दिखानी चाहिए, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को विजुअली चीजों को दिखानी चाहिए। सेकेंड देखिए, ओरिएंट हर सेल्फ सो दैट स्टूडेंट कैन वॉच हर क्लोजली, मतलब कि हमें ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए धीरे धीरे कि बच्चा हमें क्लियरली वॉच कर सके। या फोकस ऑन वैरायटी ऑफ रिटन टास्क स्पेशली वर्कशीट, बच्चों पर फोकस करना कि उनको ज्यादा से ज्यादा लिखित काम दिया जाए। या स्पीक क्लियरली एंड यूज अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल, बिल्कुल सही। ऐसे बच्चे जिनको देखने में दिक्कत है उनको क्या करना चाहिए, हमें सही तरीके से बोलना चाहिए और उनको ज्यादा से ज्यादा टच और फील मटेरियल से चीजों को दिखाना चाहिए, ताकि इन बच्चों के अंदर सेंसेस और टचिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो आपको वही चीज का यूज करके बच्चों को सिखाना चाहिए। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग इन एन इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम। और इंक्लूसिव क्लासरूम क्या है, नॉर्मल चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के पढ़ना है। और पीयर ट्यूटरिंग क्या है, जो बच्चे हैं जो आपस में चीजों को पढ़ते हैं, आपस में साथ में क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने किसी और बच्चे को समझा दिया, उसने मुझे समझा दिया, तो ये क्या है, पीयर ट्यूटरिंग है। देखिए ऑप्शन देखिए, शुड बी एक्टिवली डिस्करेज, इस चीज को डिस्करेज करना चाहिए। या शुड बी ओकेजनली यूज, मतलब कभी कभी यूज करना चाहिए। या इसको यूज ही नहीं करना चाहिए, शुड नॉट बी यूज। या शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस चीज को एक्टिवली प्रमोट करना चाहिए। क्यों, इससे बच्चे का विकास अच्छा होगा, इसका डेवलपमेंट अच्छा होगा, उसका आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बच्चा आपस में अपने दोस्तों में सीख जाता है, बिना किसी को समझाए या बिना टीचर के ज्यादा फोर्स करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या चीज इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन देखिए, स्टैंडर्ड टेस्ट लेना, प्रमोटिंग कॉम्पिटेटिव या कॉम्पिटेटिव माहौल बनाना, या इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाना, या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन बनाना। तो जहां मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चे एक समान नहीं होते, यहाँ पे आपको हर तरीके के बच्चों को कैटर करना पड़ता है, उनकी नीड को समझते हुए इक्विटी की भावना लानी पड़ती है, मतलब नीड को समझते हुए उनकी इच्छाओं को पूरा करना। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में हमेशा क्या होना चाहिए, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान होना चाहिए, ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। अगर दिक्कत आ भी रही है तो उस चीज को समझते हुए आपको क्या कर रहे हो, इस चीज को डील कर रहे हो। तो राइट आंसर विल बी 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is correctly match pair of learner and their primary characteristic। अब हमें वो मैचिंग पेयर और सही पेयर बताना है जो एग्जैक्टली करेक्टली मैच्ड हो। पहला देखिए, डिसलेक्सिया लर्नर लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी। तो डिसलेक्सिया वाले बच्चों के साथ रीडिंग डिसऑर्डर होता है, वो सही तरीके से आप साउंड्स को नहीं समझ सकते, पढ़ नहीं सकते हैं, और साउंड्स को ना समझते हुए अब वो क्या करते हैं, वो उल्टा पुल्टा लिखने लगते हैं। तो वहां पे एक बात आती है। नेक्स्ट देखिए, क्रिएटिव लर्नर। क्रिएटिव लर्नर को क्या कहा गया, हाइपर एक्टिव, स्लो इन कॉम्पिटिटिव। नहीं, क्रिएटिव लर्नर क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं। ये हाइपर एक्टिव आपका क्या आ जाएगा, एडीएचडी वाली आपकी चीज आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अटेंशन डेफिसिट लर्नर। जो अटेंशन डेफिसिट होता है, मतलब इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो क्या हाईली मोटिवेटेड होते हैं, कैन सस्टेन अटेंशन फॉर लॉन्ग, मतलब लंबे समय तक अटेंशन रख सकते हैं। तो अटेंशन डेफिसिट से नाम क्लियर है कि ये नहीं होगा। देन हियरिंग इम्पेयर्ड, ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं, वो कैन नॉट कम्प्रीहेंड विजुअल इंफॉर्मेशन, जो दिख रही इंफॉर्मेशन उसको कम्प्रीहेंड नहीं कर सकते। तो सुनने वाला बच्चा देखने से क्या, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उसका, आपका डिसलेक्सिया हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा को रीडिंग डिसऑर्डर होता है, बच्चा फ्लुएंटली चीजों को नहीं समझ पाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, हाँ। The ability to come up with original and divergent solution to a problem is primary characteristic of, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। मतलब कि आपको बताना है कि जो बच्चा डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसके मतलब कौन से बच्चे के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है। सबसे पहला देखिए, इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो इम्पेयर्ड है, ठीक, या ऐसे बच्चे जो क्रिएटिव हैं, या ऐसे बच्चे जिनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है, या ऐसे बच्चे जो इगोसेंट्रिक है, अहम केंद्रित है। तो बेटा ऐसे बच्चे जो क्रिएटिव थिंकर हैं, क्रिएटिव चिल्ड्रन है, जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति अच्छी होती है, गिफ्टेड कह सकते हो आप इसको, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। ऐसे बच्चे ही डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस को समझ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following would not be consistent with the constructivist environment? इसमें आपको क्या बताना, नॉट वाला सेक्शन बताना है कि कंस्ट्रक्टिव एनवायरमेंट से रिलेटेड कौन सी चीज नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, स्टूडेंट वर्क कोलैबोरेटली एंड गिव सपोर्ट टू एंगेज इन टास्क ओरिएंटेड डायलॉग विद ईच अदर, मतलब कि बच्चा एक कोलैबोरेशन में लोगों के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ चीजों को सीखता है और एंगेज रहता है एक टास्क ओरिएंटेड डायलॉग में। बिल्कुल ऑप्शन सही है ये, ठीक। नेक्स्ट देखिए, टीचर एलिसिट students ideas and experience in relationship to key topics and plan teaching learning to elaborate or restructure their current knowledge। बिल्कुल सही, टीचर यहाँ पे क्या करता है, बच्चों से इंफॉर्मेशन को निकालता है अबाउट देयर आइडियाज, देयर एक्सपीरियंस, फिर उस चीज को रिलेट करके वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज करता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, टीचर एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड ऑफ द टर्म assessment strategies and give feedback on the product rather than process। अब यहाँ पे टीचर एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज को यूज करता है, लेकिन उसका फीडबैक किस चीज में, मतलब वो एक फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहता है, उसका ध्यान एक प्रोसेस पे नहीं रहता है, एक प्रतिक्रिया पे नया ध्यान होकर बच्चों को बस एक फाइनल रिजल्ट पे फोकस कराना। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हो कि थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट है। और लास्ट ऑप्शन देखते हैं, स्टूडेंट आर गिवन फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन कॉम्प्लेक्स मीनिंगफुल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। बिल्कुल सही, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए ताकि बच्चा डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज हो। लेकिन जो टीचर असेसमेंट का यूज करते हैं और उनका फोकस क्या रहता है कि वो प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान दे रेदर देन प्रोसेस, तो ये ऑप्शन आपका कहीं ना कहीं गलत है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू डैश रेदर देन डैश। तो टीचर को क्या इनकरेज करना चाहिए, परफॉर्मेंस गोल एंड लर्निंग गोल, फेलियर अवॉइडिंग गोल, मार्क्स सीकिंग गोल, मार्क्स सीकिंग गोल, फेलियर अवॉइडिंग गोल, या लर्निंग गोल एंड परफॉर्मेंस गोल। अब मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो जो आपका लर्निंग गोल्स होता है ये मास्टरी ओरिएंटेड गोल है, यहाँ पे बच्चा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में काम करता है। लेकिन परफॉर्मेंस गोल होता है ये शॉर्ट टर्म का गोल है, जहां पे बच्चा कोई स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए, मान लीजिए उसको कॉम्पिटिशन को जीतना और रिवॉर्ड को पाना है, इस चीज के लिए वो कोई काम कर रहा है, वो आपका परफॉर्मेंस गोल हो जाएगा। लेकिन जो लर्निंग गोल्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के गोल होते हैं, जहां पे बच्चा अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव करने में फोकस करता है। तो राइट आंसर विल बी 4। तो टीचर को किसको आपको इनकरेज करना चाहिए, लर्निंग गोल्स को रेदर देन आपका परफॉर्मेंस गोल्स। राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following does not result in meaningful facilitation of learning। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। अब इसमें आपको बताना है ऐसी कौन सी चीज नहीं है इसमें जो मीनिंगफुल आपकी लर्निंग में कह सकते हो शामिल है। पहला ऑप्शन देखिए, प्रोमोटिंग रेपिटेशन एंड रिकॉल, बच्चों को रटना सिखाना, ये गलत बात है, ठीक। तो अगर हम नॉट वाली बात देखें तो ये आपका बिल्कुल सही, एकदम साफ साफ दिख रहा है। लेकिन और भी देख लेते हैं, यूज ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, ये सही तरीका होता है बच्चों को सिखाने का, मल्टीपल वेज से सिखाने का, और बच्चों को अंदर कनेक्शन विद न्यू नॉलेज विद प्रायर एग्जिस्टिंग, मतलब पूर्व ज्ञान से जो हमारा नॉलेज सीख रहे हैं उससे कनेक्शन बताना, तो ये भी आपकी बात सही है। लेकिन रिकॉल और रटने वाली बात सिखाना बिल्कुल ही गलत है। कहीं पे भी रिकॉल या रेपिटेशन या रीइंफोर्समेंट इस तरीके की चीज आ जाए तो वो चीज ऑप्शन आपका कहीं ना कहीं वो गलत हो जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। बच्चा बाहरी मतलब एक्सटर्नल फैक्टर से मोटिवेटेड है, वो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है वो बताना है। सबसे पहले देखिए, आई लर्न सो मच व्हेन आई कैन डू माई होमवर्क, ठीक।
मैं बहुत सारी चीजें सीखता हूँ जब मैं होमवर्क करता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं बच्चा इंटरेस्ट मोटिवेशन है। डूइंग होमवर्क मेक मी अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट बेटर, मतलब जब मैं काम करता हूँ तो मैं अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, ये भी इंट्रिंसिक है। या कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज टीचर गिव अस मार्क फॉर ईच असाइनमेंट, मतलब कि टीचर हमें ईच असाइनमेंट के लिए मार्क्स देती, इसी के लिए हम होमवर्क करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, मार्क्स पाने के लिए आप काम कर रहे हो। लास्ट ऑप्शन देखिए, आई एंजॉय डूइंग माई होमवर्क, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मतलब मैं आंतरिक मोटिवेटेड हूँ, तो ये भी आपका इंट्रिंसिक है। लेकिन आपका तीसरा वाला क्या है, एक्सट्रिंसिक है, आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज टीचर गिव अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट, तो ये ऑप्शन आपका सही है। 14 क्वेश्चन देखिए, इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड, एक प्राइमरी क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए, गिव ओनली नॉन एग्जाम्पल, सिर्फ नॉन एग्जाम्पल से पढ़ाना चाहिए, या गिव बोथ एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल, या नॉट गिव एनी एग्जाम्पल और नॉन, कोई एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल देना ही नहीं चाहिए, या सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल देना चाहिए। तो बेटा जो प्राइमरी क्लासरूम होती है, टीचर को एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल के साथ दोनों ही समझाना चाहिए, जहां पे आप सीधा किसी सिचुएशन से रिलेट करके एग्जाम्पल देते हो, और लेकिन कुछ कॉन्ट्रास्टिंग वे में आप नॉन एग्जाम्पल देते हो। जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, बर्ड का एग्जाम्पल दे रहे हो, लेकिन अब जब मधुमक्खी के बारे में बताते हैं तो मधुमक्खी भी उड़ सकती है, लेकिन वो बर्ड नहीं है, तो उस चीज को आपको बताना, बच्चों को कंफ्यूजन क्लियर कराना, वो आपका नॉन एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following strategies would promote meaning making in children, मीनिंग मेकिंग चिल्ड्रन में प्रमोट करने वाले कौन सी स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले देखिए ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिट कर देना इंफॉर्मेशन को। दूसरा देखिए यूज प्यूरेटिव मेजर, मतलब पनिशमेंट के थ्रू, या यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड टेस्टिंग, एक स्टैंडर्ड टेस्ट के थ्रू अब बच्चों को मीनिंग मेकिंग प्रोसेस में एंगेज कर सकते हो, या एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, बिल्कुल सही। हम बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दे कि बच्चा खुद से एक्सप्लोर कर सके, चीजों को डिस्कस करे, ताकि बच्चा और अच्छी तरीके से समझे चीजों को। तो राइट आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ Which of the following are example of effective learning strategy? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी की। सबसे पहला देखिए सेटिंग गोल एंड टाइम टेबल, बिल्कुल सही बात है, हमें अपना गोल सेट करना चाहिए, अपना टाइम टेबल उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। देन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड कॉन्सेप्ट मैप, कॉन्सेप्ट मैपिंग और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, मतलब जो भी बच्चा सोच रहा है ऑर्गेनाइज्ड वे में सब इंफॉर्मेशन को क्या करना, एक मैप की तरफ तरीके से तैयार रखना। जैसे गूगल नेविगेशन होता है, हमको पूरा रास्ता मिलता है कहाँ कैसे पहुंचना है, उसी तरीके से मैपिंग के थ्रू आपको अपना गोल किस तरीके से अचीव करना, उस चीज को समझना। देन थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, सही बात है, एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल से चीजों को समझना। एक्सप्लेनिंग टू अ पीयर, बच्चों को क्या करना, अपने पीयर ग्रुप को एक्सप्लेन करना, इससे क्या होता है बच्चे के अंदर एबिलिटी डेवलप होती है, तो बच्चा और अच्छी तरीके से चीजों को सीख पाता है। लास्ट देखिए सेल्फ क्वेश्चनिंग, खुद से क्वेश्चन करना, ये भी बात कहीं ना कहीं सही है आपकी। तो ऑप्शन देखिए आपका सारा सही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ऑल ऑप्शन विल बी राइट, थर्ड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चिल्ड्रन व्यूड एज, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम में जहां बच्चा एक्टिवली कंस्ट्रक्टर होता है, तो वहां बच्चे को किस तरीके से देखना चाहिए, एक टेबुलर रास्ता की तरह, मतलब एक ब्लैंक स्लेट है जहां पे बच्चा अपने एक्सपीरियंस से चीजों को क्या करता है, डेवलप करता है, या एक पैसिव बीइंग हु कैन शेप एंड मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म थ्रू कंडीशनिंग, मतलब बच्चों को रटा के एक ही बिहेवियर को समझा के बच्चों को किसी भी तरीके की चीज सिखाई जा सकती है, या प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। अब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर का मतलब क्या है, यहाँ पे बच्चा एक्सपेरिमेंट करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, चीजों को समझता है, खुद सीखता है। यहाँ पे आप कह सकते हो लर्निंग बाय डूइंग वाला कॉन्सेप्ट। तो जब एक्टिव कंस्ट्रक्टिविस्ट आपके कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात की जाए, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही कि यहाँ बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर होता है, इन्वेस्टिगेट करता है और अपना नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। ये मिनिएचर नर्व एडल्ट, मतलब छोटा रूप एडल्ट का नहीं है, ये बात नहीं कंस्ट्रक्टिविस्ट बताता है। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट देखिए, अ टीचर रोल बाय यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन क्लास, कोऑपरेटिव लर्निंग टीचर यूज कर रहा है, तो रोल क्या है टीचर का, इज टू लीव द क्लास, बच्चों को छोड़ के निकल जाना, टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप, बच्चों को सपोर्ट करना, मॉनिटर करना, या टू सपोर्ट द ग्रुप विच हैज द ब्राइट एंड टैलेंटेड, या उन बच्चों को सपोर्ट करना जो ब्राइट है, टैलेंटेड है, या
टू बी साइलेंट इंस्पेक्टर एंड लेट द चिल्ड्रन डू द वर्क, मतलब बच्चों को साइलेंटली इंस्पेक्ट करना और बच्चों को करने देना जो वो करना चाहते हैं। तो बेटा यहाँ पे टीचर का रोल क्या होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए और प्रॉपर फीडबैक देना चाहिए, तो इस चीज को फॉलो करना चाहिए। तो आप ये समझ सकते हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट वाला चीज समझ सकते हो, इस तरीके से बच्चों को असेस करना चाहिए, तो सपोर्ट करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। राइट आंसर विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिल्ड्रन एरर एंड मिसकंसेप्शन, बच्चों के अंदर जो एरर और मिसकंसेप्शन होता है वो क्या है? आर हिंड्रेंस एंड ऑब्स्टेकल, एक तरीके के हिंड्रेंस है या ऑब्स्टेकल है, या शुड बी इग्नोर, मतलब टीचर को इग्नोर करना देना चाहिए जो एरर और मिसकंसेप्शन बच्चों के अंदर है, या सिग्निफाई चिल्ड्रन कैपेबिलिटीज आर फार इंफीरियर देन द अडल्ट, मतलब कि ये सुनिश्चित कर देना चाहिए कि जो बच्चों की कैपेबिलिटी वो अडल्ट से काफी कम होती है, या आ सिग्निफिकेंट स्टेप इन दी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बिल्कुल सही, ये हमारा क्या है, एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, क्योंकि बच्चा जो एरर कर रहा है उस चीज को समझते हुए हमें क्या करना है, बच्चों को रेक्टिफाई करना है और हमें उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, छोड़ नहीं देना है या फिर एक तरीके से अवरोध नहीं कंसिडर कर देना है, इग्नोर नहीं करना, हमें उस चीज को क्यों बच्चे ये गलती कर रहे हैं उस चीज को समझते हुए बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, according to Piaget, specific psychological structure, organized ways of making sense of experience are called। अब प्याजे की बात करें, प्याजे ने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए थे आपके, स्कीमा दिया था, एसिमुलेशन दिया था, अकोमोडेशन दिया था, इक्विलिब्रियम दिया था। ठीक, अब प्याजे के अनुसार इसमें क्या बता रहा है कि जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब जैसे बच्चा अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज करता है इंफॉर्मेशन को, जिसके हेल्प से वो एक्सपीरियंस को बिल्ड करता है, उस चीज को अकॉर्डिंग टू प्याजे क्या कहा गया है? सबसे पहला देखिए, स्कीमा, इमेजेस, मेंटल मैप, मेंटल टूल। तो प्याजे के अकॉर्डिंग इसको क्या कहा गया है? स्कीमा कहा गया है। क्यों? स्कीमा क्या होता है? एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, बच्चे के दिमाग में जो भी चीज वो देखता है उसी चीज को वो समझता है और आगे अपने नॉलेज में एड ऑन करता है। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, with an appropriate question suggestion, the child understanding can be extended far beyond the point which she could have reached alone. Which construct does the above statement highlight? मतलब कि एक ऐसी प्रतिक्रिया जहां पे बच्चों को हेल्प के द्वारा बहुत अच्छी जगह पहुंचाया जा सकता है, उससे भी अच्छी जगह जो वो अकेले कार्य कर सकता था वो किसी के सपोर्ट से और तेजी से और बेहतर तरीके से कार्य करेगा। इस चीज को हम किस रूप में समझते हैं, हमने किस रूप में पढ़ा है, उस चीज को बताना है। इक्विलिब्रेशन कहिए, कंजर्वेशन कहिए, इंटेलिजेंस कहिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहिए। तो आप लोग को पता होगा वाइगोत्स्की की थ्योरी में हमने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पढ़ा है, जहाँ पे एक पॉज क्रिएट हो जाता है और बच्चों को हेल्प की जरूरत होती है, जहाँ पे बच्चा हेल्प लेके अपने पोटेंशियल डेवलपमेंट में पहुंचता है और अपने प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से निकल के बच्चा वो चीज हासिल करता है विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस एंड हेल्प। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, basic mental capabilities are transformed into higher cognitive process primarily through। अब वाइगोत्स्की किस पे सबसे ज्यादा जोर देते हैं? आपको सोशल इंटरेक्शन पे, आप सोसाइटी पे, सोशो कल्चर एस्पेक्ट पे ज्यादा फोर्स देते हैं। इनकी थ्योरी भी आपकी सोशो कल्चर एस्पेक्ट थ्योरी है, जहां पे आपको ये बताना है कि वाइगोत्स्की के द्वारा जो बच्चों के अंदर जो मेंटल कैपेबिलिटीज को ट्रांसफॉर्म मतलब हायर कॉग्निटिव प्रोसेस में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, बेसिक मेंटल कैपेबिलिटीज, बच्चों के बेसिक मेंटल कैपेबिलिटीज आर ट्रांसफॉर्म इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेस प्राइमरीली थ्रू, मतलब किस प्रतिक्रिया से बच्चों के बेसिक मेंटल कैपेबिलिटीज को हम हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। तो आप लोग को पता होगा वाइगोत्स्की की थ्योरी है सोशो कल्चरल एस्पेक्ट के नाम से, और इन्होंने जेनेटिकल फैक्टर को कहीं ना कहीं इग्नोर किया था और सोशल फैक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। तो ऑप्शन देखिए, सोशल इंटरेक्शन, स्टिमुलस, एडाप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन और रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो जो वाइगोत्स्की जिस चीज की बात करते हैं वो क्या है? आपका सोशल इंटरेक्शन की बात है, तो राइट आंसर विल बी 1। आपका स्टिमुलस रेस्पॉन्स की बात नहीं है, लर्निंग थ्योरी है। एडाप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन की, एडाप्टेशन की बात कौन करते हैं? आपके ये प्याजे साहब करते हैं। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात आपके, ठीक,
तो बेटा ऑप्शंस देखिए, सोशल इंटरेक्शन, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, एसोसिएशन, अडॉप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो राइट आंसर क्या होगा? आपका सोशल इंटरेक्शन होगा, जो इसकी बात ही आपकी कौन करता है? वाइगोत्स्की साहब करते हैं, जिन्होंने सोसाइटी का जो एस्पेक्ट है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट दी थी। राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली। मतलब डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में एक रिलेशनशिप है, इस चीज कौन से स्टेटमेंट से डिनोट होता है? सबसे पहला ऑप्शन देखिए, लर्निंग टेक प्लेस इररेस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। लर्निंग अपने आप से हो जाती है, मतलब डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। रेट ऑफ लर्निंग फॉर एक्सीड्स द रेट ऑफ डेवलपमेंट। जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है उससे ज्यादा तेजी से रेट ऑफ लर्निंग बढ़ती है। या डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट। जो लर्निंग है वो क्या होती है? आत्मनिर्भर होती है, आत्म संबंधित होती है। या डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट रिलेटेड, नॉट दोनों ही रिलेट नहीं करती। तो राइट ऑप्शन क्या है बेटा? थर्ड है। क्यों? डेवलपमेंट और लर्निंग क्या होती है? दोनों ही इंटर रिलेटेड, इंडिपेंडेंट है। इससे क्या कि भाई डेवलपमेंट हमारा कब से शुरू हो जाता है? वोम टू टॉम से हो जाता है, और ड्यूरिंग दी अपने पूरे लाइफ में हम जो चीजें सीखते हैं वो हमारा लर्निंग है। और डेवलपमेंट के साथ साथ ही लर्निंग क्या चलती रहती है, हम अपने एक्सपीरियंस से चीजों को सीखते हैं। तो आप ये कह सकते हो डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर अकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेजेस। मतलब कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज के आपको कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। सबसे पहला देखिए, एबिलिटी टू कंजर्व, दूसरा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, तीसरा सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, चौथा एनिमिस्टिक थिंकिंग। अब स्टेजेस कौन कौन से थे? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल। ठीक, अगर हम एबिलिटी टू कंजर्व की बात करें तो यहाँ पे आप प्री ऑपरेशन और कंजर्वेशन वाली बात नहीं होती, लेकिन कॉन्क्रीट में आपका बच्चों के अंदर क्या आ जाता है? एबिलिटी टू कंजर्व हो जाता है। तो राइट आंसर विल बी 1। हाइपोथेटिक आपका किस में चला जाएगा? आपका फॉर्मल ऑपरेशन में चल जाएगा। एनिमिस्टिक आपको कॉन्क्रीट में चल जाएगा। सेकेंडरी आपका किस में चल जाएगा? प्री में चल जाएगा। तो ये राइट आंसर आपका क्या है? 1 है। नेक्स्ट देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की व्यूज लर्निंग एज। मतलब कि जो जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की, इनकी पूरी स्टडी, इनकी पूरी लर्निंग किस पे बेस्ड रही है? सबसे पहला ऑप्शन देखिए, कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्स, कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्स, पैसिव रेसिपी, आपके रेपिटेटिव प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, या एक्विजिशन ऑफ स्किल। अब मीनिंग मेकिंग मतलब कि बच्चा चीजों को सीखता है ये समझ के कि वो क्या सीख रहा है, एक एक्टिवली इंगेज होता है। इस चीज के अराउंड ही आपकी जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी टिकी हुई है। अब वो एक अलग बात है कि जीन पियाजे ने कौन सा फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है, लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट दिया है, लेकिन जो ये हमारा दोनों की थ्योरी है, ये आपका प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, आप ये कह सकते हो। राइट आंसर विल बी 3rd। नेक्स्ट देखिए, selecting and presenting a stories clipping from newspaper that portray both men and women in non-traditional role is an effective strategies to। मतलब कि हम बच्चों को क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? स्टोरीज और क्लिपिंग, बच्चों को न्यूज़पेपर से बच्चों को दिखा रहे हैं, चीजों को समझा रहे हैं। तो इससे क्या कि मेंस और वुमेन क्या कर सकते हैं, क्या उनका रोल है इन कंपैरिजन टू, आप कह सकते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ ट्रेडिशनल रोल। तो इस चीज से बच्चों के अंदर क्या चीज होगी, तो वो चीज आपको बतानी है। पहला ऑप्शन देखिए, प्रमोट जेंडर कॉन्स्टेंसी, बच्चों के अंदर जेंडर कॉन्स्टेंसी प्रमोट होगी। इनकरेज स्टीरियोटाइपिंग, बच्चों के अंदर स्टीरियोटाइपिंग प्रमोट होगा कि मैन क्या कर सकते हैं, लड़कियों के लिए क्या करना है। या काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप, या जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कम करता है अगेंस्ट दैट। या प्रमोट जेंडर बायसनेस, या एक तरीके से जेंडर बायसनेस, पक्षपात को ज्यादा प्रमोट करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप। जब आप बच्चों को ये चीज दिखाओगे, समझाओगे क्लिप से, स्टोरीज से, न्यूज़पेपर से, तो बच्चे के अंदर ये चीज समझ में आएगी कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो लड़कियां कर सकते तो लड़के नहीं कर सकते, लड़के कर सकते तो लड़कियां नहीं कर सकती। ये क्या करता है? काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई स्टेजेस ऑफ मोरल रीजनिंग ऑफ कोलबर्ग। कोलबर्ग की मोरल रीजनिंग थ्योरी, इन्होंने कितने स्टेजेस दिए थे? आपके 6 स्टेजेस दिए थे, 3 लेवल दिए थे। अब हमको इनमें से बताना है, राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ आपका कॉन्शियस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट। मतलब कि जब बच्चा ये चीज समझ जाता है कि जो चीजें हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो हम ही ने बनाई हैं, और
बच्चा अपने एथिकल प्रिंसिपल खुद से बनाता है और ये समझता है कि समाज के हित के लिए चीजों को बदलना पड़ेगा। ठीक, किसी का बिना नुकसान किए लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट जाता है एक वैलिड रीजन के साथ, ताकि वो समाज के लिए कुछ कर सके। वो चीज कौन से स्टेज में आएगी आपकी? पहला देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज, जहां पे बच्चा सोसाइटी के नियम कानून को फॉलो करता है। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, यहाँ पे बच्चा ये चीज समझ जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर हम ही ने बनाया और उसको अपने मुताबिक चेंज किया जाता है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये आपका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे बच्चा खुद के प्रिंसिपल्स को खुद बनाता है और समाज के लॉ के अगेंस्ट जाता है जब जरूरत पड़ती है। तो ह्यूमैनिटी के लिए, आपके मानवता के लिए, लोगों को बचाने के लिए, एक अच्छे कार्य के लिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। जैसे महात्मा गांधी को आप ले सकते हैं एग्जाम्पल। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस वुड द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। आपको बता रहा है कि कौन से इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो उनके 8 इंटेलिजेंस में से फिट बैठती है। देखिए, एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट, मोटिवेशन एंड इंटेंशन ऑफ अदर। मतलब ऐसी एबिलिटी जब हम दूसरे पर्सन को समझ सके, दूसरों के मूड्स को, टेम्परामेंट को, मोटिवेशन, हर एक चीज को समझ सके, उनके इंटेंशन को, वो किस तरीके के इंटेलिजेंस में आपका आएगा। पहले देखिए, इंट्रापर्सनल में क्या होता है? जब बच्चे मतलब अंदर ही अंदर बच्चा अपने खुद से चीजों को करता है, उनके आंतरिक फैक्टर मोटिवेट करते हैं, खुद से बात करता है, तो वो आपका इंट्रा हो जाएगा। लेकिन इंटर में क्या हो जाएगा? दूसरों की चीजों को समझना, अदर्स की फीलिंग को समझना, आपका इंटर हो जाएगा। थेरेपेटिक क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप क्या करते हो? दूसरों की दर्द को समझते हो, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। यहाँ पे जैसे डॉक्टर हो गया, डॉक्टर दूसरे की पेन को समझते हुए चीजों को करता है। नेचुरलिस्टिक क्या होगी? दैट इज रिलेटेड टू नेचर, नेचर को समझना। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो इंटरपर्सनल होगा। इंटरपर्सनल, यहाँ पे आप दूसरों की चीजों को समझ रहे हो, इंटेंशन को समझ रहे हो, मोटिवेशन को समझ रहे हो, तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरपर्सनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजन फॉर असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें से कौन सा रीजन असेसमेंट ऑफ लर्निंग का होना चाहिए? टू सेपरेट दी लेवल चिल्ड्रन इनटू, मतलब बच्चों को सेपरेट कर देना, उनको लेवल कर देना, अचीवर, नॉन अचीवर, लो ग्रेड। तो ये ऑप्शन गलत है आपका। टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम, बिल्कुल सही। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए होना चाहिए आपका असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। Then to find out what changes and progress in learning take place in the child over a period of time, बिल्कुल सही कि बच्चे के अंदर मतलब over a period of time क्या क्या चेंजेस आए, उस चीज को एनालाइज करना। Then discuss the capabilities, potential, strength and challenges area of the child, मतलब बच्चों के चैलेंजिंग एरिया को डिस्कस करना, पोटेंशियल को डिस्कस करना, उसको समझते हुए। ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ विल बी राइट ऑप्शन। सेकेंड विल बी राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द चाइल्ड सोशलाइजेशन। अब हमको चाइल्ड के सोशलाइजेशन में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके बारे में बताना है। इन शॉर्ट, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए, मीडिया के एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, बिल्कुल सही, सेकेंडरी में आएगा। स्कूल हमारा सेकेंडरी में आएगा, फैमिली हमारा प्राइमरी में आएगा, नेबरहुड हमारा प्राइमरी में आएगा। ये सारे आपके क्या है? एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, जिससे बच्चा सीखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ऑल विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। तो बेटा ये रहे आपके 2019 के 30 क्वेश्चन। आप देख सकते हो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे। असर्शन रीजनिंग बिल्कुल नहीं पूछे जाते थे। अब रिसेंट कुछ टाइम से 2-3 साल से चीजें पूछी गई है असर्शन रीजनिंग से, तो हमें उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन करना है। और इस क्वेश्चन को भी जरूर आप देखिएगा, जरूर समझिएगा। अगेन, प्याजे वाइगोस्की आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, ये ऐसे कॉमन टॉपिक है जो हर साल पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, हर साल पूछे जाते हैं, तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। लास्टली अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेके आ पाऊँ। और सीटेट का एग्जाम आने वाला है, बहुत ही कम समय बचा है, तो इसीलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेके आ पाऊँ। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।